स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। सबसे पहले टिश्यू। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ना आपको, मॉर्फोलॉजी है। इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे स्टार्टिंग में टिश्यू, उसके बाद में अर्थवर्म, फिर कॉकरोच, देन फ्रॉग। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ज़्यादा डिटेल नहीं है, फ्रॉग का पूरा डिटेल पढ़ना, क्योंकि बाकी आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ज़्यादा डीपली क्वेश्चन फ्रॉग से नहीं आएगा। ठीक है, जितना क्लास एनवीडिया में पढ़ाया गया है, फ्रॉग का जो एनवीडिया का जनरल फीचर है, उसी में से आता जाता है। तो आप टेस्ट किस दिन होगा आपका? बेस्ट होगा। कौन कौन से चैप्टर बताएंगे यही तीनों टिश्यू की डेफिनेशन सभी को पता है। टिश्यू क्या होते हैं? सेल विच ठीक है, कंफर्म जैसे प्लांट में डेफिनेशन बताया तो उसी तरीके से एनिमल्स में, एनिमल में जो टिश्यू होते हैं वो कौन कौन से हैं एनिमल में? ग्रुप ऑफ सेल्यूल्स 4। देखिए पहला कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव मस्कुलर, और लास्ट में क्या है? नर्वस टिश्यू। ये 4 तरीके के टिश्यू होते हैं। ये तो सबको पता है। अब इनका पूछा जाता है ओरिजिन क्या है। ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब गैस्ट्रोला की किस लेयर से बने। गैस्ट्रोला में 3 जर्म लेयर होती है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो गैस्ट्रोला की कौन सी जर्म लेयर से कौन सा टिश्यू बनता है? एपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर से बनते हैं। कैसे बनेंगे? बाय ऑल 3 जर्म लेयर। मतलब ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों से बनेगा। एक्टो, मेसो और एंडो। यही एक अकेला टिश्यू है जिसकी ओरिजिन में तीनों जर्म लेयर पार्टिसिपेट करती हैं। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, मेसोडर्मल ओरिजिन। ये कैसा होता है? मेसोडर्मल। मस्कुलर टिश्यू भी क्या है? मेसोडर्मल। नर्वस टिश्यू होता है एक्टोडर्मल। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड की ओरिजिन क्या होती है, तो क्या बताएंगे? स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सिस्टम का पार्ट है। ब्रेन की ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल है। मसल्स हो गया कोई, ब्लड वेसल्स, मेसोडर्मल। समझ में आया? यहाँ से ये ध्यान रखना आपको ओरिजिन के बारे में। अब पढ़ना है इसमें एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, क्या दिख नहीं रहा? वहाँ से दिख नहीं रहा हो तो उसको बंद कर दो। दिख रहा ना? हाँ, ऐसा है, डोर को बंद कर दिए, हो सकता है वहाँ से लाइट आ गई। सबसे इधर वाला सबसे लास्ट वाला है। उधर ही ना, उधर लेफ्ट साइड सबसे वाला। लास्ट वाला दिख रहा ना? अब सही। इधर जाओ। अब एक एक करके सारे टिश्यू के बारे में पढ़ना है इसमें। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। हेडिंग लिखिएगा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, 3 प्रकार के। एपिथेलियम को एपिथेलियम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू? बताइए, इसकी लोकेशन क्या है बॉडी में, कहाँ कहाँ है? तो बोलेंगे पूरी बॉडी की, मतलब बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस में ये बनाता है। क्योंकि एपिथेलियम जो है, एपिथेलियल टिश्यू 2 वर्ड से मिलकर बना है। एपिथेलियम जो वर्ड होता है, ये क्या है? इसको एपिथेलियम भी बोलते हैं। एपिथेलियम, इसका दूसरा नाम एपिथेलियम। एपिथेलियम 2 वर्ड से बना है, एपी प्लस थीलियम। एपी का मतलब होता है एबव और थीलियम का मतलब होता है कवरिंग या सरफेस। किसी चीज के
ऊपर अगर कोई कवरिंग है, किसी सरफेस के ऊपर कोई कवरिंग है, वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। मतलब बॉडी की एक्सटर्नल कवरिंग बनाएगा। सारे एनिमल्स में बॉडी की एक्सटर्नल कवरिंग कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ होता है? एक्सटर्नल कवरिंग एक्सटर्नल सरफेस पर मिलेगा, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी पर मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? ये जितने बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, शरीर के जितने अंग हैं अंदर, उन अंग की एक्सटर्नल सरफेस बनाएगा। पूरी बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस कौन बनाता है? एपिथेलियल। इसके बाद बॉडी में जितने अंग हैं, किडनी है, लिवर, उनकी बाहरी सरफेस कौन बनाएगा? एपिथेलियल। तो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के जितने ऑर्गन्स होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर लाइनिंग ऑफ द हॉलो बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हॉलो हैं, या बॉडी में जहाँ जहाँ कैविटी हैं, कैविटी समझ रहे हैं? कैविटी जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ अंदर स्पेस है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, आप देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या है? स्पेस है, ठीक है। लिव और जो हार्ट होता है, हार्ट में चैम्बर है, तो चैम्बर में अंदर ये जो आर्टरी है वो वेंट्रिकल बना, अंदर से क्या है? ये हॉलो है। तो कोई भी बॉडी ऑर्गन जो हॉलो होता है, ठीक है, उसके अंदर की लाइनिंग को भी यही बनाता है। स्टमक है, स्टमक हॉलो है, अंदर की लाइनिंग कौन बनाएगा? एपिथेलियल। बाहर की लाइनिंग कौन बनाएगा? एपिथेलियल। क्योंकि जितने भी बॉडी ऑर्गन है उनकी बाहरी सरफेस को एपिथेलियल बनाएगा। पूरी बॉडी की बाहरी सरफेस और हॉलो बॉडी ऑर्गन्स का इनर लाइनिंग। इससे लोकेशन क्या है? इनर लाइनिंग ऑफ हॉलो बॉडी और हॉलो बॉडी ऑर्गन्स। या फिर आप कह सकते हैं जितनी कैविटीज होती हैं उनकी भी इनर लाइनिंग को कौन बनाता है? बॉडी में जितनी कैविटीज हैं, एपिथेलियल। ठीक है। एपिथेलियल समझ में? एपिथेलियल 3 जगह यहाँ पे मैंने बता दिया, एक जगह और होता है। इतनी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स में सीधे बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू होता है। कौन सा होता है? इतनी ग्रंथियाँ होती हैं, कोई भी ग्रंथि है उसमें कौन सा है? एपिथेलियल। ऑल ग्लैंड्स, ऑल ग्लैंड्स, ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड में कौन सा रहेगा? एपिथेलियल। ये इसका लोकेशन हो गया। स्ट्रक्चर के अब बेस इसके बारे में, एपिथेलियल के बारे में कुछ और जनरल फीचर भी देखिए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया है कि लोकेशन कहाँ कहाँ है, ग्लैंड्स क्या है? कहाँ कहाँ लोकेशन है। इसके जनरल फीचर क्या होते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। पहला जनरल फीचर क्या है? एपिथेलियल टिश्यू सुरक्षा में वहाँ मिलेगा जहाँ पर कोई भी जो है टूट के चांस ना हो, समझ रहे हैं ना? बॉडी में वहाँ मिलेगा जहाँ पर क्या है? कोई भी ब्रेकेज ना हो। जैसे अगर कहीं पर स्किन में कोई भी कट लग सकता है, तो यहाँ एपिथेलियल टिश्यू सॉरी सिंपल वाला इसके टाइप में है, वो सिंपल और कंपाउंड को नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? सिंगल लेयर का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा लेयर। यहाँ पर लेंगे 1 लेयर, सिंगल लेयर भी हो सकता है, और क्या होता है? मल्टी लेयर, दूसरा है एपिथेलियल टिश्यू एवैस्कुलर ओरिजिन है। नेचर कैसी है? एवैस्कुलर। एवैस्कुलर समझ रहे हैं ना? इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होगा, ठीक है। ब्लड वेसल नहीं होगा, नर्व सप्लाई मिलेगा बट ब्लड वेसल नहीं है। तो एवैस्कुलर नेचर का मतलब नो ब्लड वेसल्स। तो क्या इसको ब्लड नहीं मिलता है? ब्लड सप्लाई, इसमें ब्लड वेसल नहीं है इस टिश्यू में, लेकिन क्या इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। जैसे एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होता है? अगर ये एपिथेलियल टिश्यू है तो इसके नीचे आपको कनेक्टिव टिश्यू नजर आएगा। कौन सा टिश्यू होता है बॉडी में? हर जगह कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल टिश्यू को क्या मिलता रहता है? न्यूट्रिशन मिलता है। हाँ, किसमें? प्लाज्मा नहीं, ऐसा नहीं होता सिर्फ प्लाज्मा। समझ में आया? प्लाज्मा नहीं है, प्लाज्मा तो ब्लड का पार्ट है, समझ रहे हैं? समझ में आया? इसमें ब्लड वेसल नहीं होगा। मस्कुलर टिश्यू आप पढ़ते हैं, नर्वस टिश्यू पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें बीच बीच में ब्लड वेसल्स होती है। यहाँ ब्लड वेसल्स नहीं है, इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। किससे मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू से मिलेगा, ठीक है। और तीसरा इसका फीचर है रीजनरेशन पावर
पावर क्या है, हाई है इसमें। बाकी किसी टिश्यू में रिजर्वेशन पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती है, स्किन में डैमेज होता है, स्किन में रिकवरेशन हो जाता है। समझ में आया? ये सब जनरल फीचर में है। हाँ, ये सब जनरल फीचर में है कि ए वेस्कुलर ओरिजिन नेचर का है और रिजर्वेशन पावर क्या है, हाई है। ठीक? अब देखिए जितने एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एक चीज और समझ लीजिएगा, जैसे ये एपिथेलियल टिश्यू है जहाँ पर मैंने ये बनाया वो बना होगा इस तरीके से। सारे एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन समझ रहे हैं? ऑल एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। सारे एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, मतलब उसी पर वो टिके होते हैं। उसी पर क्या, अगर ये एपिथेलियल टिश्यू है तो किस पर ये स्टे करेगा, किस पर टिकेगा, नीचे स्टिक मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। किस चीज का बना होता है बताइए? सेल क्या है, ये नॉन सेलुलर है कि सेलुलर है? नॉन सेलुलर। इसमें सेल नहीं होती है, ग्लाइकोप्रोटीन है, फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स। यहाँ सेल नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे ये एपिथेलियम है, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, और इसी के नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये किसकी बनी होती है, इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन प्लस क्या है, इसमें फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स ग्लाइकोप्रोटीन का दूसरा नाम लिपोपॉलीसैकेराइड। लिपोपॉलीसैकेराइड भी होता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब सेल का नहीं बना होगा, ये नॉन सेलुलर लेयर होती है, इस पर रेस्ट करते हैं। यहाँ पॉइंट पढ़ा लीजिएगा कि अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें जो सेल्स होती हैं एपिथेलियल टिश्यू में वो क्या करती हैं, वो रेस्ट करती हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? ये इसकी प्रॉपर्टी को क्या, कहाँ है लोकेशन, अब इसका फंक्शन इसको काटने पर खून नहीं निकलेगा डायरेक्ट। इसको ब्लड, इसके अंदर ब्लड नहीं जाएगा, ध्यान रखना है इसके अंदर, क्योंकि ब्लड का काम क्या होता है, हमारी बॉडी की सारी सेल में ब्लड सर्कुलेशन के लिए सब ब्लड इसलिए जाता है क्योंकि उस ब्लड में दो चीज़ें जारी होती हैं, लंग्स से ऑक्सीजन जारी होती है, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज, ठीक है, दोनों को ले करके बॉडी के सेल तक पहुँचाना है, ट्रांसपोर्ट कराना है। ठीक है, इसको क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई, ब्लड प्रेशर नहीं होती है, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, वो नहीं जाएगा, यहाँ तक ब्लड आएगा। इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव। क्योंकि कनेक्टिव में ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ ब्लड है, ब्लड जो भी लेके आ रहा होता है सारी जगहों से, यहाँ लाके छोड़ देता है, यहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस से इसको न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल है, वहाँ तक न्यूट्रिएंट आएंगे, वो डिस्टेंसेस में चले जाएंगे, ब्लड नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए ये हो गया। इसके बाद में इसके फंक्शन क्या होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन, सर जी ये पतला लेयर होता है वो। हाँ पतला है, थिक भी है। एपिथेलियल में दो टाइप है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल थिन है, कंपाउंड क्या है, थिक होता है। सर हमारी त्वचा क्या है, हाँ त्वचा क्या करें, हमारी त्वचा क्या है, स्किन। स्किन में एपिथेलियल कंपाउंड, एपिथेलियल कंपाउंड वाला है। इसके टाइप्स में पढ़ेंगे, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड वाला। फंक्शन देखिए, इसका फंक्शन एक लाइन में ले रहे हैं। फंक्शन इसका एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का मतलब किसी चीज को absorb करना। दूसरा क्या है, Secretion। और Excretion भी। तीसरा डिफ्यूजन हो गया, एक्सक्रीशन में डिफ्यूजन, और कौन सा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ये जो अपने फंक्शन लिखे गए हैं ये सब सिंपल के फंक्शन किसके हैं, सिंपल वाले। ठीक है, और कंपाउंड वाले का फंक्शन क्या है, तो अभी कंपाउंड बताएंगे, उसके फंक्शन यहाँ लिखते हैं। कंपाउंड वाले का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन हो गया, देखिए सुरक्षा देना, सुरक्षा देना। ये जो मैंने ऊपर फंक्शन लिखा है ये एक्चुअली किसका है, सिंपल एपिथेलियम का। मैं नीचे कंपाउंड का लिख रहा हूँ, सारा फंक्शन एक साथ लिख दे रहे हैं। प्रोटेक्शन हो गया इसका काम, और कोई बताएगा क्या काम होता है, सर एक्सक्रीशन में जैसे एपिथेलियल टिश्यू और क्या करता है, सिक्रीशन। प्रोटेक्शन कराया, सुरक्षा देगा, और
श्वसन नहीं मिली कभी कभी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे ट्रैकिया ब्रोंकियल्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यू लगा होता है, ठीक है, सिलेटेड होता है। तो उसका काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। फिल्ट्रेशन लिखा गया है। हाँ, अगला इसमें फंक्शन कौन सा है? टाइप तो बोलेंगे फिल्ट्रेशन लिखा गया है। फिल्ट्रेशन लिखा हुआ देखिए, बोलेंगे यहाँ पर देखिए गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन उसका रोल है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, टेस्टिस के अंदर एक लेयर होता है, टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़े सब लोग। टेस्टिस के अंदर जो लेयर है वो क्या है? स्पर्मेटोगोनियम की लेयर है। ओवरी के अंदर ओवोनियम की लेयर होती है ना, ओवरी के अंदर जो सेल्स की लेयर है ये क्या है? ओवोनियम की लेयर है। ये कौन सा टिश्यू लगा है? एपिथेलियल टिश्यू है। समझ में आ रहा है? गैमेट फॉर्मेशन इस चालू हो गया। जैसे से आगे बढ़ते समझ में आएगा। कंपाउंड के बहुत सारे होते हैं। टाइप्स अब ऑफ इसका टाइप कितना है? बेसिस। मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ एक साथ मुझे टाइप्स। टाइप भी सब बेस पे हुआ ना, स्ट्रक्चर के टाइप भी स्ट्रक्चर के बेस पे हुआ। टाइप भी सही स्ट्रक्चर के बेस पे। कौन सा इपिथेलियम कंपाउंड कैसे बना, इपिथेलियम कैसे, कॉलमनार कैसे बना, ओवरडाइल कैसे बना। स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन के बेसिस पर टाइप। टाइप्स में से दो टाइप, पहला कौन सा? सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम मतलब एपिथेलियल टिश्यू, इसको सिंपल। और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? कंपाउंड। सिंपल की खासियत क्या है? सिंगल लेयर्ड है, एक ही लेयर का है, इसमें एक ही लेयर होती है, ठीक है, सिंगल लेयर होती है। और एक सिंगल लेयर का है, और इसका फंक्शन क्या हो गया? तो फंक्शन जो अभी मैंने लिखा था उसका फंक्शन है। इसमें सिंपल में टाइप होते हैं। सब लिखा कौन सा है? स्क्वेमस। और दूसरा कौन सा है? प्रिमोर्डियल। और थर्ड है कॉलमनर। और लास्ट का क्या हो गया? सीलिएटेड। समझ रहे हैं? जी सर। चार होता है, ठीक है, मेनली तो तीन ही है। जो सीलिएटेड है सिलेबेटेड कॉलमनार होता है, मेन तीन ही है। स्क्वेमस हो गया, प्रिमोर्डियल और कॉलमनर और सीलिएटेड, ठीक है। इसमें आगे कौन लिख सकते हैं? ब्रश बॉर्डर, या तो सीलिएटेड को हटा दीजिए, इसी में समझा देंगे। प्रिमोर्डियल कॉलमनर में सीलिएटेड होता है। स्क्वेमस क्या होता है? स्क्वायर शेप। स्क्वेमस जो है डायग्राम की बुक में देखिए, इसकी जो सेल्स होती हैं इस तरीके से हैं, फ्लैट। कैसी होती है? फ्लैट। ये देखिए इस तरीके से। अगर स्क्वेमस एपिथेलियम को कट करके देखेंगे तो इसकी सेल फ्लैट नजर आएगी, चपटी। क्रॉस सेक्शन में ऊपर से देखेंगे तो पॉलीगोनल शेप में। समझ में आया? तो डायग्राम बुक में बना हुआ ना इस तरीके का, इस तरीके का डायग्राम बुक में बना है, इस तरीके का है, ये बनाया गया है। ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? पॉलीगोनल शेप। और क्रॉस सेक्शन में ये फ्लैट दिखाई देंगे। समझ में आया? फ्लैट सेल्स होती है। हाँ, क्या करें? न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस का फ्लैट सेंटर में न्यूक्लियस होता है। सेंटर में देखिए, जो इसके बाद पढ़ेंगे प्रिमोर्डियल, इसमें भी बीच में है, सेंटर में, लेकिन कॉलमनर में न्यूक्लियस नीचे होता है। ये डिफरेंस समझ में आया? ये जो मैंने लाइनिंग बनाया है ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये कौन सी लाइनिंग है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस सर्विस की खासियत क्या होती है? इसमें सेल होती है, फ्लैट होती है, फ्लैट सेल्स, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर में है, न्यूक्लियस एट सेंटर, सेंटर में होता है। समझ में आ रहा है? अब स्क्वेमस कहाँ हो सकता है? देखिए एग्जाम्पल, ये बॉडी में स्क्वेमस वहाँ मिलेगा जहाँ पर कोई भी चीज़ का डिफ्यूजन होता है या कोई चीज़ फिल्टर होता है। समझ में आ रहा है? पूरा सिंपल एपिथेलियम याद रखिए, इसमें क्या है? सिंगल लेयर है। इसकी लेयर बहुत पतली होती है, सिंगल लेयर का है, ठीक है। तो जहाँ पर कोई भी चीज़ डिफ्यूज होती है, कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब होती है, किसी चीज़ का फिल्ट्रेशन होता है, वहाँ पर सिंपल। तो स्क्वेमस कहाँ मिलेगा? लिखा हुआ है स्क्वेमस कहाँ मिलेगा? एग्जाम्पल यहाँ इसका रूल क्या है? इसका रूल क्या है? तो रूल बोलेंगे इसका डिफ्यूजन हो गया
फिल्टरेशन इसका कौन जाएगा। मतलब जहाँ पर भी कोई भी चीज़ डिफ्यूज होती है एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करती है या कोई चीज़ फिल्टर होती है वहाँ पर सिंपल स्क्वैमस। अगर कंपाउंड होगा तो क्या होगा, तो फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं। कंपाउंड होगा तो कोई भी चीज़ क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड एपिथेलियम बहुत क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, कहाँ मिलेगा बताइए। बॉडी में डिफ्यूजन कहाँ होता है, बॉडी में डिफ्यूजन कहाँ होता है, बॉडी कैविटी, डक्ट और ट्यूब। देखो इसका एग्जाम्पल लोकेशन लिख लीजिए, कहाँ होता है। एल्वियोली ऑफ लंग्स, जो हमारी फेफड़े हैं उनकी जो एल्वियोली हैं, एल्वियोली समझ रहे हैं ना, उनके जो गैस का एक्सचेंज होता है, ये ऑक्सीजन अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, ये कौन सा एपिथेलियम लगा हुआ है इसमें, सिंपल स्क्वैमस। कौन सा आया। और दूसरा और कहाँ पर है ये, ओमेन कैप्सूल। ओमेन कैप्सूल समझ रहे हैं ना, ओमेन कैप्सूल में क्या होता है, फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन का जैसे नेफ्रॉन बड़ा कम नहीं है, नेफ्रॉन का ये वाला जो हिस्सा, ये पूरा अप्लाई स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, ओमेन कैप्सूल। यहाँ पर ब्लड क्या करता है, फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन होता है ना, समझ रहे हैं। फिल्ट्रेशन होता है तो मेम्ब्रेन को बहुत थिन होना पड़ेगा, बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है जहाँ फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर यहाँ ब्लड फिल्टर होकर के कप में आएगा। ओमेन कैप्सूल में जो लाइनिंग दिखाई दे रही, लाइनिंग किसकी है, स्क्वैमस की है। और कहाँ होगा, और बोलेंगे एंडोथेलियम। एंडोथेलियम क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज उनकी बॉल को बोलते हैं। ब्लड कैपिलरी समझ रहे हैं ना, ब्लड वेसल के 3 टाइप, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। कैपिलरी जो होती है उसकी बॉल बहुत पतली होती है, ब्लड कैपिलरी की दीवार बहुत ही पतली है, ठीक है। उससे क्या चीज़ डिफ्यूज होती है, क्या कोई चीज़ उससे बाहर निकलती है। ब्लड कैपिलरी से कोई भी चीज़ बाहर निकल सकती है, आर्टरी से नहीं निकलेगा, वेन से नहीं निकलेगा, लेकिन कैपिलरी से निकल सकता है। तो कैपिलरी में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। इसी के वॉल को क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोला जाता है। समझ में आया। तो क्या चीज़ यहाँ से ब्लड फिल्टर होकर के जाता है, टिश्यू नहीं, ये टिश्यू है, और यहाँ पर क्या ब्लड फिल्टर होकर के जाएगा ना, ब्लड छन करके जाता है, क्योंकि ब्लड से आरबीसी नहीं निकल पाती। मैंने बताया था एक बार, आरबीसी लार्ज प्रोटीन नहीं निकलेगी। जहाँ से जो पार्ट ब्लड का फिल्टर होकर के जाता है उसी को क्या बोलते हैं, लिम्फ। पता है ना, लिम्फ बनता नहीं है, इसी का पार्ट है। यहाँ से न्यूट्रिएंट्स या ब्लड का जो पोर्शन फिल्टर होकर जाएगा वो लिम्फ बोला जाएगा। इसकी बॉल कौन सी होती है, एंडोथेलियम। तो सिंपल स्क्वैमस है। और कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये मालूम होगी बुक में, सिंपल स्क्वैमस में ये लिखा ना, और कोई एग्जाम्पल है बस इतने। दरअसल में इस चैप्टर के इसमें सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल रखना है, एग्जाम्पल समझना है कौन सा टिश्यू कहाँ होता है, ठीक है। तो स्क्वैमस हो गया। दूसरा क्या है, क्यूबोडियल। क्यूबोडियल से सेल्स कैसे होती है, देखिए ट्यूब लाइक, कैसे होती है, ट्यूब लाइक इस तरीके से होती है, जो हो गया ट्यूब लाइक। न्यूक्लियस कहाँ पर होगा, सेंटर में होगा। नीचे क्या होगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे स्क्वैमस था, क्यूबोडियल डिफरेंस क्या है, वो फ्लैट है, और ये क्या है, ट्यूब लाइक सेल है, क्रॉस सेक्शन। अब क्यूबोडियल कहाँ होता है, तो क्यूबोडियल में देखिए, क्यूबोडियल में आपको सिंपल क्यूबोडियल भी मिल सकता है, सिंपल वाला क्यूबोडियल, सिंपल का मतलब जिस पर कोई सीलिया नहीं लगा हुआ है। सीलिएटेड भी हो सकता है क्यूबोडियल, कैसा हो सकता है, सीलिएटेड। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए क्या स्क्वैमस की सीलिएटेड होता है, बताइए। नहीं, स्क्वैमस एपिथेलियम कभी सीलिएटेड नहीं है, इस पर कभी आपको सीलिया नहीं नजर आएगा। सीलिएटेड भी हो सकता है और ये वाला, ठीक है। सीलिएटेड के बाद इसमें आपको मिल सकता है ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर, पिलाई दे से ब्रश बॉर्डर समझ नहीं क्या है, ब्रश लाइक पिलाई, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से देखिए, अगर ये मान लीजिए सेल है, इस पर ये स्ट्रक्चर बना दिया, पिलाई फेब्राइज, सीलिया नहीं कहेंगे, पिलाई सीलिया नहीं है, इसकी बॉल क्या कर गई है, फोल्ड हो गई है,
की आउटर मेम्ब्रेन इस सेल की आउटर मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड होगी। ये सीलिया नहीं है, माइक्रोविली। क्या है ये? माइक्रोविली। क्यों बनते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बनते हैं। अब जो ऑप्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है। वैसे अगर कहा जाए कि इमोडियल का फंक्शन क्या होता है, तो इमोडियल का फंक्शन क्या है? सिक्रीशन बोलते हैं और क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। दो फंक्शन है और यही फंक्शन किसका और है? कॉलमनर का भी यही फंक्शन है। कॉलमनर का भी यही रोल है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। इसका फंक्शन क्या था? फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन। समझ में आया? तो इसमें सिंपल वाला मिलेगा, सिलिएटेड वाला मिलेगा, प्रिमोर्डियल। सिंपल वाले का डायग्राम ऐसे बनेगा, तो उसमें देखिए ये हो गया, ठीक है, ये बेसमेंट में। सिलिएटेड वाले में क्या डिफरेंस आएगा? उसके ऊपर सीलिया नजर आएगी, ठीक है। और ब्रश पार्ट में क्या रहेगा? वही सीलिया ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होगी, वो इसी का पार्ट है, माइक्रोविलाई। यही जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन थी, इस तरीके से एलिवेशन डिप्रेशन बना दी है ब्रश पार्ट। ये वाला कहाँ मिलता है? डक्ट ऑफ ब्लड। स्मॉल डक्ट ऑफ, जितनी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ जानते हैं ना, ग्लैंड्स, उन ग्रंथियों में दो तरीके की नलिकाएं हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उसमें तो डक्ट होती ही नहीं, उसमें डक्ट नहीं होती, डक्टलेस है। लेकिन जो एक्सोक्राइन है उसमें डक्ट है। अब डक्ट दो प्रकार की, स्मॉल डक्ट और लार्ज डक्ट, लॉन्ग। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्रंथि बनाया है, इसका छोटा वाला डक्ट ये ग्रंथि हो गया, इसका छोटा डक्ट ये हो गया, इसका डक्ट सारी डक्ट मिलकर के एक बड़ी डक्ट बना दी। बड़ी डक्ट हो गया, छोटी डक्ट है, ये ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स में जो छोटी डक्ट होती है उसमें कौन सा होता है? सिंपल प्रिमोर्डियल एपिथेलियम मिलेगा, ठीक है। और बड़ी वाली डक्ट में कंपाउंड प्रिमोर्डियल एपिथेलियम। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ सिंपल प्रिमोर्डियल, देखिए प्रिमोर्डियल आपको सिंपल में भी मिलेगा, जब कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको इसका एमएस प्रिमोर्डियल कॉलमनर वहाँ पर भी मिलेगा। अंतर क्या रहेगा? यहाँ से एक लेयर का है, वहाँ एक से ज़्यादा लेयर होगी और कोई अंतर नहीं नजर आएगा। समझ में आ रहा है? तो जो कंपाउंड में जब आप पढ़ेंगे, कंपाउंड में कौन सा वाला पढ़ेंगे? क्यूबोडियल वाला। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, सिंपल में मैं क्यूबोडियल में कौन सा वाला? सिंपल वाला, ठीक है। उसमें क्या बोले, वो आपको यहाँ मिलेगा छोटी वाली डक्ट में, और बड़ी वाली डक्ट में क्या मिलेगा? क्यूबोडियल वहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन वो कंपाउंड वाला। समझ में आया? तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड से जो छोटी वाली डक्ट होती है वहाँ पर सिंपल, ठीक है। सीलिएटेड कहाँ मिलेगा? सीलिया नजर आएंगे। हाँ, तो सीलिएटेड बताइए, मूवमेंट नाम यहाँ क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब का देखिए, फैलोपियन ट्यूब देखिए, ये लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये लिखा देखिए, पर चेक कर लीजिए। हाँ, ठीक ना। उसके बाद में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लिखा क्या होगा? साइड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, बताइए, कोई टर्मिनल ब्रोंकियोल अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में आता है कि लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट में आता है? सोच के बताइए। ब्रोंकस ब्रोंकियल नहीं, गले के पास, कंठ के पास होता है। ब्रोंकस ये अपर रेस्पिरेटरी पार्ट का हिस्सा है कि लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट का? फेफड़े के ऊपर है। एग्जाम्पल देखने बता रहे हैं आपको, इसमें और एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए टर्मिनल ब्रोंकियोल इसका है। टर्मिनल ब्रोंकियोल क्या होती है? ब्रोंकियोल है ट्रैकिया, इसमें डिवाइड करता है ब्रोंकस, ब्रोंकस इसमें डिवाइड करता है ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइडेड टू द ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स डिवाइड करता है ब्रोंकियोल्स में। ये इनिशियल ब्रोंकियोल
टर्मिनल नहीं, टर्मिनल सबसे लास्ट में होती हैं, जहाँ पर ये आगे पे डिवाइड कर दिया, यहीं पर एल्कोहलिक हो जाती है, मतलब एल्कोहलिक जो एल्कोहलिक उसी के पहले क्या है टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो ये लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट है, हालांकि अपर नहीं। अगर कहा जाए हमारे रेस्पिरेशन श्वसन तंत्र में जो नलिकाएँ हैं उसमें जो नलिकाएँ निचले हिस्से में हैं उसमें कौन सा है, ये वाला है। जो ऊपर वाले हिस्से में उसमें दूसरा होता है, उसमें कम ये नहीं मिलेगा। समझ में आया? ये किसमें है, लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट। उसका आप देख सकते हैं ये क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं याद करना है, ब्रश वाटर किसमें मिलेगा, एक एग्जाम्पल याद रखिए, PCT। नेफ्रॉन का डायग्राम इस तरीके से है, PCT वाला जो हिस्सा है ऊपर का ये क्या है, PCT और नेफ्रॉन। इस हिस्से को क्या बोलते हैं, PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है नेफ्रॉन में, यहाँ 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है। समझ में आया? उसके बाद और बताइए कहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है, PCT के अलावा और भी कोई जगह है जहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है किसी भी चीज़ का? सिक्रेशन नहीं, सिक्रेशन भी होता है नेफ्रॉन में, एब्जॉर्प्शन भी होता है। तीन चीज़ें होती हैं, फिल्टरेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रेशन। फिल्टरेशन यहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन ये ट्यूब्यूल वाले हिस्से में है। यहाँ पर मैंने बता दिया एब्जॉर्प्शन है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और कहाँ एब्जॉर्प्शन है, ये लूप ऑफ हेनले देख रहे हैं, लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग आर्म है, डिसेंडिंग का मतलब नीचे जो आर्म आ रही है, इसकी वॉल पतली होती है। अगर कहा जाए लूप ऑफ हेनले में कौन सी दीवार मोटी है और कौन सी पतली है, डिसेंडिंग की दीवार पतली होती है, डिसेंडिंग की वॉल मोटी। डायग्राम को देखिए, तो फिर डायग्राम ऐसे बनाया जाता है, इस तरीके से इसकी वॉल को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ठीक करके बनाते हैं। जैसे होता है डायग्राम आता है ना, ये थिक वॉल है, ये थिन वॉल, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले जो वाला है, यहाँ से कोई चीज़ एब्सॉर्ब, ठीक है। क्योंकि ये टिश्यू आपको कहाँ मिलेगा, प्रिमोर्डियल, वहाँ नजर आएगा जहाँ कोई चीज़ एब्सॉर्ब हो रही होती है, अवशोषित हो रही होती है, या कोई चीज़ सिक्रेट हो रही होती है। समझ में आया? ये कहाँ मिलेगा, जहाँ कोई चीज़ आर पार जा रही होती है। हमारी बॉडी में कहाँ पर कोई चीज़ क्रॉस करती है, इधर से उधर से निकल गया, क्रॉस करती है, तो मैंने दो जगह बताया। कहाँ बताया, एल्वोली ऑफ लंग्स, लंग्स की जो एल्वोली होती है वहाँ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है, और जो वुमेन कैप्सूल है यहाँ से फिल्टरेशन हार का जाती है। और प्रिमोर्डियल वाला उसमें तीन टाइप, ये मैंने बता दिया, सिंपल कहाँ होगा और सीनेटेड बता दिया, और फर्स्ट वर्ड कहाँ की सीट को सामने क्या लिखेंगे, लूप ऑफ हेनले। कौन सा लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग वाला, डिसेंडिंग लेवल। थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को माइंड में बैठाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, कौन एपिथेलियम कहाँ पर है, थोड़ा समझ कर। अगला कौन सा है, कॉलमनर। तो कॉलमनर में देखिए, ध्यान रखेंगे कॉलमनर। कॉलमनर कहाँ है, इसकी खासियत क्या है, सेल्स कैसे होती है, डायग्राम में देखिए, सेल होती है पिलर लाइक, कॉलम लाइक है, तरीके से लंबी लंबी सेल्स होती है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, इसमें न्यूक्लियस बेस साइड में है, यही अंतर है। इसकी सेल लंबी लंबी सेल है, इलोंगेटेड है, पिलर लाइक है, क्योंकि कॉलम का मतलब क्या होता है, पिलर। कॉलम मतलब पिलर होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस कहाँ है, बेस में। मान लीजिएगा न्यूक्लियस जो है बेस में, बेस साइड में, बेसल है इन पोजीशन, और सेल्स होती हैं कॉलम लाइक, सेल्स कॉलम लाइक, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा ये, लाइनिंग ऑफ तो हाँ क्या लिखा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग होगा, स्टमच की लाइनिंग में इंटेस्टाइन, they form in lining and have been secreted.
यहाँ से फेलोपियन ट्यूब वाला हटा दीजिएगा। फेलोपियन ट्यूब में ये नहीं है, कॉलमनर जो हमने फेलोपियन ट्यूब अभी लिखा था ना कीबोर्डियल में, उसको कट कर दीजिए, वो कॉलमनर में एग्जाम्पल में। हाँ, फेलोपियन ट्यूब वाला। ठीक, तो इसका देखिए एग्जाम्पल कहाँ कहाँ है। कॉलमनर का लिखिएगा, ये आपको मिलेगा फेलोपियन ट्यूब में मिलेगा, फेलोपियन ट्यूब में मिलेगा। ठीक है, और कहाँ मिलेगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। GIT का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मिलेगा। मतलब एलिमेंट्री कैनाल की इनर लेयर कौन बनाएगा? ये बनाएगा कॉलमनर वाला। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब में कौन सा कॉलमनर होगा? लिखिएगा सिलिएटेड वाला मिलेगा। कौन सा वाला मिलेगा? सिलिएटेड कॉलमनर। ठीक है, और यहाँ पर सिलेटेड हो गया। ऐसे ही हो जाए। हटा दें इसको। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ हो गया मैंने बता दिया। एक चीज पॉइंट करके लिख लीजिएगा, इन ग्लैंड्स, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, मैंने बताया ग्लैंड्स में कौन सा टिश्यू मिलेगा देखने को। जहाँ जहाँ ग्लैंड्स है वो कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल। इसमें कौन सा? कॉलमनर बोलेंगे। सिंपल है, सिंपल में भी कौन सा? कॉलमनर वाला। सीधे लिखिएगा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ठीक है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ग्लैंड्स। इसके बाद आ जाइए कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम ये दूसरा है। सिंपल वाला कंप्लीट हो गया, कहाँ कहाँ है? दूसरा क्या है? कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस ये क्या है? मल्टी लेयर्ड है। कैसा है ये? मल्टी लेयर्ड है। इसमें कई लेयर्स होते हैं। देखिए एक डायग्राम में बना रहा हूँ, ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। ये मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना, क्योंकि सारे एपिथेलियल टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसके बाद में बताइए ये वाला कौन सा है? ये स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम है या क्यूबोडियल कंपाउंड एपिथेलियम? क्योंकि कंपाउंड में भी स्क्वैमस, क्यूबोडियल, कॉलमनर, ये तीनों चीज़ें वहाँ पर भी हैं। ये डायग्राम से तो समझ में आ रहा है कौन सा वाला है। ये स्क्वैमस कंपाउंड है कि क्यूबोडियल कंपाउंड? ये स्क्वैमस है। कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पर ट्यूब लाइट होता है, ट्यूब लाइट ऊपर से डिसाइड होता है। नीचे की सेल कैसी है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नीचे की सेल पॉलीगोनल होती है, कोई भी शेप हो सकती है। ऊपर से डिसाइड है, ऊपर वाली क्या है? स्क्वैमस है। अगर फ्लैट है तो इसको बोलेंगे स्क्वैमस कंपाउंड। अगर ये ऊपर की लेयर ट्यूब लाइक है तो स्क्वैमस क्यूबोडियल। कॉलम लाइक है तो स्क्वैमस कॉलमनर हो गया, कॉलमनर। मल्टी लेयर्ड होता है। बॉडी में कंपाउंड एपिथेलियम वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर बियरिंग और टियरिंग होती है। बियरिंग और टियरिंग का मतलब समझ रहे हैं? जहाँ टूट छूट होती है हमारी बॉडी में, जहाँ डैमेज होने का चांस होता है। जैसे खाना खाया, मुंह में रखा, तो हो सकता है कि बक्कल कैविटी की इनर लाइनिंग जो है ये स्ट्रेच आ सकता है, छिल सकती है। खाना निकला, फेरिंग्स होता, फेरिंग्स से खाना निकला जाता है ना, फूड को इस तरीके से जहाँ फॉलो हो रहा है तो रगड़ हो सकता है। जहाँ बॉडी में रगड़ का चांस होता है, फ्रिक्शन का चांस होता है, कोई केमिकल डैमेज होने का चांस होता है। इसके ऊपर कोई केमिकल गिर गया तो उसमें डैमेज हो सकती है। उसको बचाने के लिए नेचर ने क्या बनाया? कंपाउंड। कोई मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकता है, मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब कांटा लग गया, ठीक है, कोई नोच लिया, ये मैकेनिकल स्ट्रेस है। कोई केमिकल गिर गया, वो केमिकल स्ट्रेस है। तो जहाँ बॉडी में कोई मैकेनिकल या केमिकल स्ट्रेस होता है या वियरिंग और टियरिंग के चांस हो सकते हैं, टूट के सेल टूट सकती हैं, वहाँ पर कंपाउंड।
बाकी सब जगह सिंपल। समझ में आया? ये कंपाउंड कहाँ मिलेगा? बियरिंग और टेयरिंग। हाँ, लोकेशन इसकी है, लोकेशन बोलेंगे प्लेसेस वेयर बियरिंग एंड टियरिंग में जहाँ पर बियरिंग और टियरिंग हो सकती है या ऐसे कर सकते हैं, और मैकेनिकल या केमिकल स्ट्रेस हो सकता है, या फिर कोई केमिकल स्ट्रेस होता है, वहाँ पर ये हो सकता है, वहाँ पर मैकेनिकल या केमिकल स्ट्रेस के चांस हैं। ठीक है सर, वहाँ क्यूबॉइडल होगा ना? इंग्लैंड में सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम होता है। उसमें लिखा था। इससे पहले आपने ही तो लिखवाया क्यूबॉइडल के सिंपल में स्मार्ट डक्ट ऑफ ग्लैंड मिलता है। क्या लिखा था मैंने ये बोला था कि ग्लैंड्स में सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल वाला। अब सिंपल वाले में कौन सा वाला मिलेगा? तो आप बोलेंगे ग्लैंड्स में सिंपल है, ठीक है। ग्लैंड्स में बोलेंगे एपिथेलियम है, एपिथेलियल टिश्यू, उसमें कौन सा? सिंपल वाला। सिंपल वाले में कौन सा? कॉलमनर। समझ आ रहा है? कॉलमनर होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? देख लीजिएगा बुक में। बट बुक में तो डक्ट ऑफ ग्लैंड क्यूबॉइडल में। डक्ट की बात अलग है। देखिए, डक्ट और ग्लैंड में कंफ्यूज मत करिए। ग्लैंड अलग मैटर है और डक्ट अलग चीज है, ठीक है। डक्ट में दूसरा रहेगा, ग्लैंड्स में दूसरा रहेगा। समझ में आ रहा है? ये कंपाउंड कहाँ मिलेगा? मल्टी लेयर्ड है, ये हो गया। इसके बाद कंपाउंड के टाइप दिया हुआ है। समझ में आया? इसके टाइप्स हटा दें इसको। लिखा है, देखिए कंपाउंड में स्ट्रेचेबल, नॉन स्ट्रेचेबल, ऐसे लिखिएगा। कंपाउंड एपिथेलियम दो तरीके का हो सकता है। पहला कौन सा है? स्ट्रेचेबल। और दूसरा हो सकता है नॉन स्ट्रेचेबल। बहुत सारा कंपाउंड एपिथेलियम ऐसा होता है जिसमें स्ट्रेच जो खिंच सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, और बाकी में क्या है? स्ट्रेच नहीं हो सकता, उसको खींचा नहीं जा सकता। इसको दूसरा नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको, या इसको यूरोथेलियम भी बोला जाता है। यूरोथेलियम, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम दो तरीके का हो सकता है। जो कंपाउंड एपिथेलियम की वॉल खिंच सकती है तो स्ट्रेचेबल बोलेंगे, जो नहीं खिंच सकती है जैसे स्किन क्या है? नॉन स्ट्रेचेबल। समझ में आया? नॉन स्ट्रेचेबल क्या होता है? तो स्ट्रेचेबल को ट्रांजिशनल बोलते हैं, यूरोथेलियम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, यूरिन जहाँ पे होता है तो उसका साइज बढ़ता है, उसकी वॉल खिंच सकती है। कंपाउंड एपिथेलियम। समझ में आ रहा है? चेहरे पर कौन सा होता है? चेहरे पर स्ट्रेचेबल नहीं होता चेहरा। सर धाड़ा वाला छेदता तो ये लगता है ना, ये स्किन है, स्किन में वो वाला मिलेगा, दूसरा वाला नॉन स्ट्रेचेबल। केवल एक जगह है यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है, वहाँ पर स्ट्रेचेबल है। तो मेनली कहाँ है? यूरिनरी ब्लैडर, इसीलिए इसको यूरोथेलियम बोलते हैं। यूरो का मतलब क्या है? यहाँ से याद रखिएगा, यूरिनरी ब्लैडर है तो इसका दूसरा नाम यूरोथेलियम। जैसे एंडोथेलियम, इसका दूसरा नाम है ब्लड कैपिलरीज की इनर वॉल को क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। क्या कर रहे हैं? नहीं, इससे रिसेप्टर से कोई लेना देना नहीं है। रिसेप्टर आपकी बॉडी में कई जगह है, रिसेप्टर तो कई जगह है बॉडी में। कैपिलरी में व्यू वाला नहीं है। किसमें? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन सी? स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल का सेंस है जहाँ पर कोई भी ऑर्गन बॉडी का साइज अपना बढ़ा सकता है, ठीक है, जिसकी वॉल स्ट्रेच कर सकती है, वहाँ पर ये मिलेगा। सर स्किन की तो नहीं स्ट्रेचर, ये बस इधर उधर खिसक खिसक सकती है।
जितना पढ़ाया जा रहा है सभी एनिमल में, हाँ जो पढ़ाया जा रहा है सभी एनिमल में पाया जाएगा, मेन हाँ ये सभी में है, ये सभी रहेंगे एनिमल्स। हाँ, ऐसा नहीं किसी में नहीं। समझ में आया? तो स्ट्रेचेबल नेचर का है, कौन सा हो गया है? ब्लडर में है। नॉन स्ट्रेचेबल, इसकी वॉल कैसे होती है? नॉन स्ट्रेचेबल। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? देखिए कोई एग्जाम्पल क्या है इसका? स्किन। स्किन में कंपाउंड नॉन स्ट्रेचेबल वाला होता है। कौन सा वाला? नॉन स्ट्रेचेबल। समझ में आया? सर हाँ जैसे हमारा क्षेत्र तो ऐसा क्यों होता फूल जाता हाँ, है सर? हड्डा छेद देता है तो फूल के फूल जाता है ऐसा। भूल जाता है। हाँ तो इसमें भी तो तो हड्डे के डंक में क्या होता है? हड्डी में नहीं और में सर, कैसे होगा? स्किन में सोइलिंग आ जाती है ना। सर हाँ, तो ब्लड वेसल देखिए, हमारे जो कहीं सूजन होती जानते हैं वो एरिया क्यों फूलता है? क्योंकि आपकी ब्लड वेसल में एक्सपेंशन होता है, लेकिन वो उतना एक्सपेंशन नहीं है कि वहाँ ये वाला नहीं है। क्योंकि ब्लड वेसल्स में आप जानते हैं कौन सा होता है? कौन सा होता है ब्लड वेसल में? एंडोथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, कंपाउंड वाला नहीं है। तब भाई कंपाउंड वाले की बात चली, कंपाउंड वाला कौन सा स्ट्रेच कर सकता है? ठीक, तो कंपाउंड में ये है। तो नॉन स्ट्रेचेबल कहाँ कहाँ मिलेगा? इसके स्किन में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? लॉन्ग डक्ट। दूसरा है लॉन्ग डक्ट ऑफ ग्लैंड। जो ग्लैंड्स होती हैं हमारे उसमें, जो बड़ी वाली डक्ट होती हैं, छोटी डक्ट में कौन सा था? क्यूबोडियल, सिंपल क्यूबोडियल। यहाँ कौन सा है? कंपाउंड क्यूबोडियल। इसलिए भी सिंपल कंपाउंड क्यूबोडियल। ऐसे लिख लीजिएगा कि ये कंपाउंड एपिथेलियम जो है इसमें भी टाइप्स होते हैं। इसमें भी स्क्वैमस मिलेगा, स्क्वैमस होगा, क्यूबोडियल मिलेगा और लमिनर मिलेगा। तीनों इसमें भी नजर आएंगे। तो स्किन हो गया, लॉन्ग डक्ट हो गया। इसके बाद एक एग्जाम्पल लिखिएगा, कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा समझ रहे हैं? कंजंक्टिवाइटिस जो होता है, ठीक है, कंजंक्टिवा जो लेयर होती है आँख की लेयर है, उसमें कौन सा है? कंपाउंड वाला है। कंपाउंड वाला कौन सा है? इसमें कॉलमनर, कॉलमनर, ठीक है, कंपाउंड कॉलमनर एपिथेलियम। कहाँ होता है सर? कंजंक्टिवा जो लेयर है आँख की लेयर, आँख में कौन सी लेयर होती है? अरे ऊपर लेयर है ना, ये ऊपर कार्निया होता है। कंजंक्टिवा। ठीक, और कहाँ मिलेगा? अब आपको बताएगा इसके अलावा बॉडी में कहाँ होगा ये? और देखिए सुनिए कहाँ होगा ये? बक्कल कैविटी। अगर मैं कहूँ कि सारे एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल अंदर से हॉलो है ना, सारे अंदर के एलिमेंट्री कैनाल में सिंपल वाला मिलेगा, ग्लैंडुलर नहीं, ग्लैंडुलर हर जगह नहीं है। जो बक्कल कैविटी है, माउथ की जो कैविटी है, इसमें अंदर से अंदर की वॉल किसकी है? कंपाउंड। समझ में आया? तो अगला यहाँ पर लिख लीजिए कि इनर लाइनिंग बक्कल कैविटी में मिलेगा, बक्कल कैविटी। और कहाँ मिलेगा? फेरिंग्स, फेरिंग्स में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद और कहाँ मिलेगा? ऑसोफेगस, ऑसोफेगस में एनस और एक्टम में मिलेगा। और एक प्लेस है वेजाइना। लिप्स पे भी मिलेगा। कितने प्लेस हो? लिप्स पे भी तो मिलेगा। लिप्स हाँ, लिप्स पर। मतलब ये तो आपको मैंने बताया है। अगर ऐसे डायग्राम बनाते हैं, देखिए मक्कल, ये मक्कल कैविटी हो जाए, ये फेरिंग्स हो गया डायग्राम में। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नहीं कह सकते? नहीं, कंप्लीट में नहीं कहेंगे। मुझे यहाँ से हमारे माउथ से लेकर के और ऑसोफेगस तक, केवल मुंह से लेकर के ऑसोफेगस तक कंपाउंड नॉन स्ट्रेचेबल वाला लगा होता, मल्टी लेयर्ड है। अगर सोचिए यहाँ सिंगल ये मल्टी लेयर्ड ना हो, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू अगर लगा हो तो स्ट्रेच हो जाएगा। क्योंकि माउथ में जब फूड को रख करके और पेस्ट ग्राइंड कराते हैं, फूड के साथ चीज का क्या होता है? फ्रिक्शन होता है ना। जब भोजन को निगलते हैं तो जो पैरेंट्स की वॉल होती है उसके साथ भोजन क्या करता है? फ्रिक्शन करता है ना। तो वहाँ से तो बॉल हट जाएगा। अगर सिंपल एपिथेलियम में लगा होगा तो उसकी तो बॉल कट करके निकल जाएगी। इसके बाद ऑसोफेगस देख रहे हैं, ऑसोफेगस में इतनी पतली सी ट्यूब है, उसमें भोजन इस तरीके से आगे पास होता है। तो अगर यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम लगा होगा तो स्क्रैच आ जाएगा।
कंपाउंड नॉन स्ट्रेचेबल। आगे स्टमक में मैंने बताया ग्लैंड्स होती हैं। स्टमक में क्या होती है? ग्लैंड्स। मैंने बोला जहाँ ग्लैंड्स होगा तो वहाँ पर कौन सा होगा? सिंपल एपिथेलियम लगा होगा। उसमें भी कौन सा? सिंपल वाला। ठीक है, एपिथेलियम होगा और सिंपल ग्लैंड्स में, क्योंकि इसमें ग्लैंड है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाइए तो लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट? तीन। कॉलम रेक्टम। जानते हैं सीकम बहुत छोटा सा पार्ट है। कोलन पार्ट जो है इसमें वाटर का रिएब्जॉर्प्शन का है। अगर इसकी बहुत मोटी हो जाएगी, कंपाउंड अगर लगा दिया जाए कोलन में, तो कैसे वाटर रिएब्जॉर्ब होगा बॉडी में? इसका तो फंक्शन होता है ना, रिएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। पतला लेयर होता है ना। इसमें लेयर कैसे होने चाहिए? रेक्टम होता है। रेक्टम ये लास्ट पार्ट है, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं एनस। यहाँ फूड कलेक्ट रहता है, डाइजेस्टेड फूड। मोटी लेयर इसकी लेयर होती है। ठीक है, तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत के हिस्सों में, लास्ट के हिस्सों में मिलेगा आपको कंपाउंड वाला, बाकी सब जगह सिंपल वाला मिलेगा। वेजाइना में इन्फेक्शन का चांस होता है, इसलिए क्या है यहाँ पर नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड जा रहा है। सर जी स्टेबल जो होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि जब फूड होता है तो वो सर ग्राइंड में जाता है, ग्राइंडिंग वाइज मतलब आगे बढ़ता है, तो नॉन स्ट्रेचेबल ऐसे कैसे हो सकता है? कौन सा वाला? कोई भी फूड हम लोग खाते हैं सर, जब डाइजेशन एग्जॉस्शन में पढ़ते हैं कि जब जाता है तो सर पहले पतली है, खाना अगर मोटा है तो इसी से जाकर छोटे वो मतलब छोटा बड़ा नहीं होता सर, वो ऐसे जाता रहता है, वो अपना जगह जो जहाँ रहता है वो फैलता जाता है, उसको वो आगे पकड़ता है, मतलब मूवेबल होता है इसे। मूवेबल नहीं, जैसे म्यूकस बनता है, होल एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस बनता है। और सर वहाँ पर जहाँ से एलिमेंट्री के आहार छोड़ता है वहाँ से उसकी लेयर भी बढ़ जाती है, सरोसा सब म्यूकोसा लेयरिंग वाली, यहाँ एलिमेंट्री मैंने अमाशय में 5 लेयर हो जाती है, वहाँ पर भी अलग हो जाता है। अब देखिए चूँकि लिखा है बुक में, तो लिखा हुआ है समझ में आ रहा है कि जहाँ जो लोकेशन है उसको आप ऐसे रखिए। ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं आपको पता करना। तो ये हो गया कंपाउंड एपिथेलियम कंप्लीट। ठीक है, अब हमको बताना है ग्लैंड्स क्या होती है। एक टॉपिक छोटा सा दिया है ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स बोलेंगे, ग्लैंड्स एक सेल की भी बनी हो सकती है और मल्टी सारी मल्टी सेल और ग्रुप ऑफ द सेल विच सीक्रेट ए केमिकल। एक कोई कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो किसी केमिकल को स्रावित करता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल। ग्लैंड्स होती हैं सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सीक्रेट ए केमिकल, जो किसी केमिकल को, ये केमिकल क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, म्यूकस भी हो सकता है। ठीक है, म्यूकस और इसमें आपको हार्मोन भी हो सकता है और एंजाइम भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ग्लैंड्स दो तरीके की हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्योंकि बोला ना सेल या ग्रुप ऑफ सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल रहेगा वो क्या होगा? मल्टीसेलुलर रहेगा। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है गोबलेट सेल्स। गोबलेट जो सेल्स होती हैं, गोबलेट सेल्स समझ में म्यूकस को बनाने वाली, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस कौन बनाता है? या एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस किस ग्लैंड से बनता है? गोबलेट सेल। ये गोबलेट सेल है, ये ग्लैंड भी है। म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड को क्या बोलते हैं? गोबलेट सेल। ये है म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड। म्यूकस को बनाने वाली ग्लैंड का नाम गोबलेट। कहाँ पर सर? कहाँ पर होती है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में और हमारे एलिमेंट्री कैनाल। कौन जा रहा है? कंप्लीट एलिमेंट्री में। हाँ, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि म्यूकस का फॉर्मेशन देखिए आपने पढ़ा होगा कि सलाइवा आल्सो कंटेन द म्यूकस। सलाइवा का भी म्यूकस होता है। ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस बनता है, क्योंकि फूड को आगे बढ़ाने के लिए जो इनर लाइनिंग होती है वॉल की एलिमेंट्री कैनाल को, उसको स्लिप करना होता है। अदरवाइज आपकी जो इंटेस्टाइन है इतने थोड़े से एरिया में और नियर अबाउट 4 मीटर 4 मीटर लंबी इंटेस्टाइन स्मॉल सेट है, बाकी तो 6.5 मीटर होती है पूरा लेंथ। समझ में आ रहा है? जो थोड़े से एरिया में वो सेट है उसमें कैसे फूड आगे बढ़ जाता है, तो स्लिप नेचर होती है इनर वॉल।
म्यूकस की म्यूकस की वजह से। और पूरा जो ब्रोंकस बताया था मैंने, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और ये सब, इसके अंदर के वॉल पर क्या बनता है, म्यूकस बनता है। क्या काम होता है म्यूकस का? आगे बढ़ाना सीखा। म्यूकस का देखिए, म्यूकस का काम है, अगर यहाँ पर कहेंगे कहीं पर भी म्यूकस का एक वर्ग होता है, नहीं लिख दे रहा है, माइक्रोब्स को क्या कर लेता है, सांस के रास्ते जितने भी माइक्रोब जा रहे हैं, डस्ट पार्टिकल उनको अपने अंदर फंसा लेगा, ठीक है। कफ, म्यूकस को बोलते हैं कफ, और वो बाहर हो जाएगा। दूसरा क्या काम होता है, किसी भी चीज को स्लिप नेचर बनाना, किसी सरफेस को क्या बनाना, स्लिपरी बनाना, ठीक है। वो प्रोवाइड स्लिपरी नेचर टू सरफेस, किसी सरफेस को स्लिपरी नेचर बनाना, ये म्यूकस का काम। और हमारे जो स्टमक होता है वहाँ पर म्यूकस का एक स्पेशल काम और होता है, HCl के हार्मफुल एक्शन से स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करना, ठीक है। सर वो वोमिटिंग होने पर होती है। वोमिटिंग नहीं, आपके स्टमक में HCl बनता है ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं, प्रोपैप्सिड की फॉर्म में बनते हैं। प्रोटीन को पचाने वाले स्टमक के जो एंजाइम बनते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में, उसको एक्टिवेट कौन करता है, HCl। और HCl एक एसिड है, ठीक है। किसने बनाया, प्लांट्स ने बनाया। वो HCl स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है, उसको बचाने का काम म्यूकस का, ठीक है। हमारे गलत बात ये हो गया लिनिस सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर प्लांट कौन कौन सी होती हैं, तो आप बोलेंगे इसमें बाकी सारी प्लांट क्या है, मल्टी सेल्युलर। कोई भी प्लांट का नाम, जितनी प्लांट आपने पढ़ रखी है वो सब क्या है, मल्टी सेल्युलर। बाकी ये सब जानते ही हैं, एक्टोप्लांट ग्लैंड और इंडोप्लांट ग्लैंड में मैंने एक बार डिफरेंस शायद बताया होगा कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। हाँ, अगला एक टॉपिक दिया हुआ है सेल जंक्शंस। तो दो सेल को जोड़ने वाला कनेक्शन, ये क्या है, कनेक्शन है, कनेक्शंस बिटवीन सेल्स। सेल के बीच के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सेल जंक्शन। जैसे मान लीजिए ये दो सेल हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, तो दो सेल के बीच का जो कनेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, इस कनेक्शन को सेल जंक्शन। क्या काम होता है सेल जंक्शन का, कई काम है, जैसे जो टाइप पढ़ेंगे 3 तरीके का सेल जंक्शन है, ठीक है। कितने टाइप हैं, टाइप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन, और दूसरा है टाइट जंक्शन, गैप टाइट जंक्शन हो गया, और थर्ड वन है गैप। एडहेरिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को चिपकाने का, जैसे दो ईंटों को सीमेंट की मदद से चिपका दिया जाता है, ठीक है, एडहेर कराया जाता है, चिपकना। तो ये क्या करते हैं, दो सेल को अटैचमेंट कराते हैं, ठीक है, दो सेल को अटैच करा देते हैं फॉर अटैचमेंट ऑफ सेल्स को अटैच कराने में एक दूसरे से मदद करेंगे, चिपकाने, जोड़ने में, एडहेर कराने, ठीक है। दूसरा होता है टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन क्या करते हैं, प्रिवेंट लीकेज, क्या करते हैं, लीकेज को रोकते हैं फ्रॉम सेल, किसी सेल से कोई भी चीज़ जो है लीक ना कर जाए। सेल से कोई भी, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ है, तो अगर ये टाइट जंक्शन ना हो तो यूरिन निकल करके बाहर हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, लीक कर जाएगा। तो सेल से, बॉडी में, हाँ बॉडी, सेल से कोई भी चीज़ लीक ना कर जाए उसको रोकने का काम टाइट जंक्शन है, समझ आया। और गैप जंक्शन क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में कोई मटेरियल अगर ले जाना है तो दोनों के बीच का जंक्शन गैप जंक्शन। ट्रांसफर एक सेल से कोई भी मटेरियल दूसरे सेल में पहुंच जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं बिटवीन द टू सेल, टू और मोर सेल्स। तो गैप जंक्शन क्या करते हैं, हेल्प ये करते हैं, ये होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल्स, या आप ऐसे भी कह सकते हैं। और एक सेल
दूसरी सेल से अगर कम्युनिकेट करना चाहती, कम्युनिकेट समझ रहे हैं ना, बातचीत, तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में यही वाला जंक्शन इन्वॉल्व होता है। ये जंक्शन सेल टू सेल कम्युनिकेशन नहीं करा रहा है, क्यों करा रहा है? एक सेल दूसरी सेल से अगर बातचीत करेगी, इसका मतलब यहाँ साइटोप्लाज्म का कोई भी चीज़ हम मूव करेंगे तभी कम्युनिकेशन। तो और इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन, इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन में अगर डायग्राम बनाएंगे तो देखिए एक चीज़ बताइए, क्या एक सेल में तीनों जंक्शन पॉसिबल हैं? क्या एक ही होता है? यही समझने वाली चीज़ है, क्या एक सेल में तीनों को होते हैं, क्या एक ही होता है? जैसे हमारी बॉडी में कोई भी सेल है, यहाँ की सेल है, ये किसी भी हिस्से की आप सेल है, ठीक है, तो उस सेल में बताइए तीनों होंगे उस सेल में या एक होगा? तीनों होगा। तीनों होंगे, तीनों जंक्शन पॉसिबल हैं। समझ में आ रहा है? तो आइए का नोट करके ऑल थ्री जंक्शन मे बी वन से पॉसिबल है एंड वन सेल, एक सेल में तीनों पॉसिबल। अगला इंपॉर्टेंट चीज है सेल जंक्शन किस टिश्यू में देखने को मिलता है? तो आप बोलेंगे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू में ही सेल जंक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कनेक्टेड और नर्वस टिश्यू में सेल जंक्शन बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? एपिथेलियल टिश्यू में पॉसिबल इन वन सेल। दूसरा पॉइंट मिलेगा मैक्सिमम फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड कैसे देखना? क्या कर रहे हैं? एपिथेलियल में सिंपल और कंपाउंड दोनों में। एपिथेलियल में किसमें? सिंपल और कंपाउंड, पूरा एपिथेलियल। और एक चीज़ एपिथेलियल में छूट गया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जहाँ शुरुआत में लिखा गया एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टी लिखा था ना, वहाँ बढ़ा लिए कि ग्राउंड सबस्टेंस या इंटर सेलुलर स्पेस एपिथेलियल टिश्यू में ना भी बराबर होता। सेल पास हैं। देखिए अभी मैंने एपिथेलियल टिश्यू बनाया था ना, सेल को एकदम पास सटा के बनाया था, जगह नहीं, एकदम सटी सेल्स होती हैं। तो लिखी जगह जहाँ पर एपिथेलियल की प्रॉपर्टी लिखी गई है कि ग्राउंड सबस्टेंस को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ग्राउंड सबस्टेंस, इसका दूसरा नाम क्या है? मैट्रिक्स। क्या होता है? मैट्रिक्स। एब्सेंट होता है, एब्सेंट और लेस। कहाँ पर है? एपिथेलियल टिश्यू में सेल के बीच में जगह ना के बराबर है, सेल कॉम्पैक्टली अरेंज है। मैट्रिक्स जानते क्या है? सेल के बीच में जो जगह है उस जगह में लिक्विड भरा रहता है, मैट्रिक्स को बोलते हैं ग्राउंड सबस्टेंस या मैट्रिक्स। आपको कनेक्टिव टिश्यू में मिलेगा एब्सेंट और लेस इन एपिथेलियल टिश्यू। जैसे अगर कहा जाए प्लाज्मा, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड पड़ते हैं ना, ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। ब्लड में ग्राउंड सबस्टेंस क्या है? प्लाज्मा है। ग्राउंड सबस्टेंस या मैट्रिक्स क्या है? प्लाज्मा। क्योंकि ब्लड में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी सेल हो गया, डब्ल्यूबीसी सेल हो गया, प्लेटलेट सेल तो नहीं है बट सेल का फ्रेगमेंट है। इस सेल का टुकड़ा होता है फ्रेगमेंट, जो कंप्लीट सेल नहीं बोलते हैं। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट बच गया सेल नहीं है, वही क्या है? ग्राउंड सबस्टेंस। ग्राउंड सबस्टेंस बहुत ज़्यादा जगह तो सेल बिल्कुल होती हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यू में। जैसे ब्लड कनेक्टिव है, बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, उसमें भी ग्राउंड सबस्टेंस होता है। यहाँ पर ग्राउंड सबस्टेंस बहुत कम है। तो देखिए सेल जंक्शन को अगर लगाना होगा इस तरीके से तो एक डायग्राम भी बना रहता है। ये देखिए, ये मान लीजिए एक सेल है और इस सेल में ये वाला टाइट जंक्शन, ये दूसरा एडहेरिंग जंक्शन और तीसरा मैंने बना दिया गैप। तीनों जंक्शन एक सेल में बना दिए, वो सेल को जोड़ दिया गया है। ये वाला कौन सा है? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन, ठीक है। यहाँ पर इतना एरिया टाइट जंक्शन का है। ये एडहेरिंग जंक्शन, गैप नहीं, गैप वाला ये। इस एडहेरिंग जंक्शन में जो बनाते हैं स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए ये क्या है? प्रोटीन्स हैं। अभी आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए
हमारे ये जो हैंड है इनको अडेयर करना जोड़ना, ये जुड़ गया ना, ये मजबूत हो गया ना, ये किससे जुड़ा? फिंगर से। ऐसे जब दो सेल आपस में जुड़ती हैं, मान लीजिए एक सेल ये है और एक सेल ये है, इसमें दोनों के बीच में आप एडेरिक जंक्शन बना रहे हैं, सीमेंट नहीं करेंगे, क्या होता है दोनों के बीच में प्रोटीन से बने हुए फिलामेंट होते हैं, वो फिलामेंट आपस में इस तरीके से पकड़ बना लेते हैं, एक दूसरे में सेट हो जाते हैं। जैसे मैं फिलामेंट को सेट करा दीजिए, यहाँ फिलामेंट है, ये फिलामेंट इसके साथ सेट होता है, ये फिलामेंट इसके साथ, जैसे दो बरस पूरा कर सेट हो गया फिलामेंट, टाइट हो गया जंक्शन। ये टाइट जंक्शन ये क्या है? एडहेरिंग वाला है, टाइट जंक्शन को लीकेज को रोकेगा, एडहेरिंग दोनों को चिपकाएगा, और गैप जंक्शन क्या करेगा? कम्युनिकेशन बनाएगा। ये गैप यहाँ भी इसमें जगह है, ये हो गया गैप, ये हो गया एडहेरिंग, तीन तरीके के जंक्शन। अब कुछ और बचा हुआ है सेकंड फिलियर के शुरू में, इसमें एग्जाम्पल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? एग्जाम्पल हमको बुक दे दो, हम प्रैक्टिस करा दें लाउड थोड़ा सा, ये नहीं क्वेश्चन वाली लाइन है। अच्छा जी सर, नहीं लाएगा, मैं देखने पूछ रहा हूँ ना, ये आदमी सोचा क्वेश्चन करा दूँ, तुम्हारे पास बुक नहीं रहते, किसी के पास है तो आपको ये किया है कि मान लीजिए ये नहीं लाए हैं तो अच्छा हम सर्च कर ले रहे हैं क्वेश्चन, बाकी है देखने में मिल जाता कुछ, बुक आपके पास रहती ज़्यादा सही रहता है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, सिर दर्द कर रही है। चलिए मैं बोल रहा हूँ, समझ जाइए ध्यान से क्वेश्चन, ठीक है? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का कौन सा काम नहीं, कौन सा फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू का नहीं, ठीक है? देखिए आंसर प्रोटेक्शन, पहला क्या लिखा गया? प्रोटेक्शन ऑप्शन, दूसरा है सिक्रीशन, हाँ चला गया क्वेश्चन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा कंडक्शन, कंडक्शन नहीं बाकी सब आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द सिंपल एपिथेलियम, ये तो बहुत आसान है, चार लिखा गया, स्क्वैमस है, क्यूबोडियल है, कॉलमनर है और कंपाउंड। इसमें से कौन सा सिंपल नहीं है? तो कंपाउंड वाला सिंपल नहीं होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ होता है? जो अभी मैंने बताया ट्रांजिशनल वाला, जिसको यूरेथेलियम भी बोल सकते हैं आप, तो कहाँ होता है? ऑप्शन लिखा गया रीनल, पेल्विस एंड यूरेटर। दूसरा ऑप्शन है यूरिनरी ब्लैडर, तीसरा अपर पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा समझ रहे ना, यूरिन को पास कराने वाले टिप को क्या बोलते हैं? उसके ऊपर वाले हिस्से में कि ऑल ऑफ द एबव, तो ऑप्शन होगा इसमें ऑल, समझ रहे हैं ना? आप पढ़ा लीजिएगा, उसमें जहाँ आपने केवल यूरिनरी ब्लैडर लिखा है उसमें लिखिएगा यूरेथ्रा में भी है, यूरेथ्रा भी लिखिएगा, जहाँ पर यूरो वर्ड आ जाए, यूरो प्रिफिक्स जहाँ है सबके लिए यूरोथेलियम। स्ट्रेचेबल वाला, हाँ टाइप्स ऑफ कंपाउंड लिखे ना, यूरेथ्रा, आगे लिखिएगा यूरेटर, यूरेटर में भी यही चीज़ है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, जिसमें यू आर प्रीफिक्स आ जाए वो सब में क्या है? यूरोथेलियम होगी। अगला क्वेश्चन सुनिए, कंपाउंड एपिथेलियम विद द माइक्रोविली और ब्रश बॉर्डर इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर
ब्रश बॉर्डर कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड में कौन सा वाला? ब्रश बॉर्डर। ठीक है, मैंने सिंपल में ब्रश बॉर्डर आपको कहाँ बताया था? क्यूबोडियम। उसका एग्जाम्पल पीसीटी होता है। ऐसे कंपाउंड में भी ब्रश बॉर्डर होता है। वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऑप्शन में है इंटेस्टाइन, लीवर है, तीसरा अपेंडिक्स, चौथा है फेरिंक्स। तो आप इसका इंटेस्टाइन लिख लीजिएगा, एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि ब्रश बॉर्डर्ड कंपाउंड एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। ब्रश बॉर्डर सिंपल कहाँ होता है? सिंपल में ब्रश बॉर्डर केवल और केवल कहाँ लगा होता है? कीबोर्डियल में। कीबोर्डियल में होता है ना, वो कहाँ होता है? पीसीटी। दो ही आपको एग्जाम्पल, ब्रश बॉर्डर में दो ही एग्जाम्पल ध्यान रखना है, इंटेस्टाइन और पीसीटी। पीसीटी के साथ एक और बताया था मैंने, डिसेंडिंग लिंब ऑफ एपेंडिक्स। अगला देखिए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम को स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं। कंपाउंड का दूसरा नाम लिखिएगा, यहाँ कंपाउंड लिखना ना, इसी का नाम लिखिएगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसका दूसरा नाम है कंपाउंड एपिथेलियम का दूसरा नाम। समझ में आया? कोई भी कंपाउंड हो, चाहे स्ट्रेचेबल वाला हो चाहे नॉन स्ट्रेचेबल वाला हो, सबको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। मल्टी लेयर्ड, जब एक से ज़्यादा लेयर है तो लेयर को हम स्ट्रेटा भी तो बोलते हैं, स्ट्रेटा बोला जाता है ना, इसलिए स्ट्रेटिफाइड। अब बताइए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ होता है? तो पता है किसी को? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा स्ट्रेटिफाइड में स्क्वैमस वाला, हमने स्क्वैमस आपको नहीं बताया, हमने स्ट्रेटिफाइड में कॉलमनर बताया, क्यूबोडियल बताया। ठीक है, सिंगल। हाँ, और स्क्वैमस का जानकारी नहीं है कहाँ है, इसका ऑप्शन भी नहीं है। सर स्ट्रेटिफाइड का मतलब कंपाउंड, और कंपाउंड का मतलब एपिथेलियम। स्क्वैमस में सर बताया गया स्किन सब डिफरेंशिएट नहीं किए किसमें क्या है? डिफरेंशिएट वाला नहीं है, आएगा भी नहीं क्योंकि बुक में डिफरेंशिएट नहीं है, सबका साथ है। अगला बता सकते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ होता है? ग्लैंड से केराटिनाइज्ड का मतलब समझ रहे हैं? कंपाउंड एपिथेलियम ऐसा जिसमें केराटिन की लेयर होती है। तो स्किन में केराटिन की लेयर होती है ना, समझ रहे हैं ना? नेल्स में क्या है? केराटिन होती है। स्किन में सबसे ऊपर केराटिन की लेयर है, जैसे आर्थ्रोपोडा में किसकी होती है? इसकी लेयर होती है, काइटिन की लेयर होती है। ठीक है, काइटिन, हमारे में केराटिन की लेयर है। तो केराटिनिफाइड, ठीक है, केराटिनिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम स्किन का। जहाँ पर आपने स्किन लिखा है ना, वहीं स्किन में लिखिएगा केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। जहाँ स्किन एग्जाम्पल लिखा है, स्किन पर एरो लगाइएगा, लिखिएगा कि बाकी सब क्या है? नॉन केराटिनाइज्ड है। जहाँ केराटिन की लेयर नहीं है वो नॉन केराटिनाइज्ड। यही सब क्वेश्चन थे। ये उस क्लास के अटेंडेंस यूपीएससी वाला ये बंद कर दिया। इस क्लास में बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं। बताइए, पहले 35-40 साल पहले 40 आया करते थे मोबाइल में। अरे भैया रात क्या है?
पुकारा नाम एक तो घंटा है बजाने 4 मिनट ये कौन है?